Today we are going to discuss the nationalism in India of class 10 from the history chapter 2 से हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशली रूप से रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, मार्शल लॉ के बारे में जानकारी लेंगे, खिलाफत इशू के बारे में जानकारी लेंगे, नॉन कोऑपरेशन की बात करेंगे। तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, हम लोग शुरू में बात किए थे पार्ट 1 में कि गांधी जी के द्वारा किस तरह से भारत में सत्याग्रह किया गया था और ये सत्याग्रह सफल रहा था और भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। भारत के क्रांतिकारी गतिविधि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लोग एकजुट हो रहे थे देश के प्रति। ठीक है, तो उसी देश जो क्रांतिकारी गतिविधि हमारे देश में बढ़ रहा था, उस क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, पता लगाने के लिए एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया ब्रिटिशर्स ने। उस ऑफिसर्स का नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट को अपॉइंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कहा कि आप पता लगाओ कि भारत में कहाँ तक नेशनलिस्ट मूवमेंट की गतिविधि बढ़ी हुई है, क्रांतिकारी गतिविधि किस तरह से आगे बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उसको सप्रेस करने, रिप्रेस करने के लिए कुछ उपाय खोजो। तो वहीं रॉलेट ने एक एक्ट लाया। वो क्या है एक्ट, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, जो ये रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कानून। ठीक है, सर सिडनी ने एक रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट के तहत क्या था कि इट गिव्स द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को इनफ पावर देता था, ठीक है, टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुट देम इन अ प्रिजन फॉर द 2 years विदाउट एनी रीजन्स। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें भारत के राजनीतिक लीडरों को, भारत के नेताओं को बिना कारण के 2 साल का जेल कर दिया जाता था, बिना पूछे हुए, विदाउट ट्रायल। कोई ये ट्रायल नहीं होता था। क्यों ऐसा किया ब्रिटिश ने? तो पॉलिटिकल जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे थे, उसको रिप्रेस करने के लिए, कुचलने के लिए ऐसा नियम लाया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसमें पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेस किया जाता था और 2 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट लॉ के अनुसार, रॉलेट एक्ट के तहत। अब कह रहा है कि नेशन वाइड सत्याग्रह 1990 फॉर द रॉलेट एक्ट। जब इस तरह की बात हुआ, जब भारत में बिना बताए हुए रीजन के कारण, कोई कारण नहीं होता था, और जो भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर होते थे, भारत के जो राजनीतिक नेता होते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, तब लोगों ने सोचा कि हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उसी को रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेशन वाइड सत्याग्रह किया गया, यानी पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में सत्याग्रह किया गया। किसके खिलाफ? रॉलेट के खिलाफ। उसी को हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों क्यों किया? क्या इसलिए किया गया कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को क्या किया जा रहा था? जेल में डाल दिया जा रहा था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्यों डाल दिया जाता था? क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, कि ब्रिटिश सोचता था कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो हुआ क्या, जब नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, नहीं रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, तो कह रहा है कि जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ तो द 6 अप्रैल वाज फिक्स्ड एज ऑन डेट फॉर द सत्याग्रह। कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह का डेट फिक्स किया गया। कितना तारीख को? 6 अप्रैल को 1919 को। ठीक है, और क्या किया गया? रैली ऑर्गेनाइज किया गया। रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे जब लोग, तो क्या किए? गांधी जी ने रैली, बोला कि रैली ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। अलग अलग सिटीज़ में रैली ऑर्गेनाइज किया गया। जितने सारे वर्कर थे, यानी रॉलेट सत्याग्रह, मेरा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रॉलेट
जो कानून था, रॉलेट लॉ जो था, रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में भारत के नेताओं ने, भारत के क्रांतिकारियों ने आवाज उठाया था। ठीक है, तो उसी को हम रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। और कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह आगे बढ़ाने के लिए, रॉलेट एक्ट को बंद करने के लिए भारत के क्रांतिकारियों ने, भारत के नेताओं ने रैली ऑर्गेनाइज की वेरियस सिटीज़ में। उतना ही नहीं, वर्कर ने भी, जितने सारे वर्कर थे जो फैक्ट्री में काम किया करते थे, जो खेतों में काम किया करते थे, वो स्ट्राइक पर चले गए। बोले कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे भारत के नेताओं को बिना कारण का जेल में डाला जा रहा है, इसलिए मैं ब्रिटिश के फेवर में या ब्रिटिश के अंडर में रहकर कोई काम नहीं करूंगा। इसलिए भारत के बहुत सारे मजदूर स्ट्राइक पर चले गए। उतना ही नहीं, दुकानों को बंद कर दिया गया, शॉप क्लोज डाउन। रॉलेट सत्याग्रह को प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। देन ब्रिटिश डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। तब ब्रिटिश ने सोचा कि अरे ये तो बहुत गजब हो गया। तब ब्रिटिश ने भी चुप नहीं बैठा। ब्रिटिश ने भी नेशनलिस्ट को सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, कुचलने के लिए आइडिया सोचना स्टार्ट कर दिया। क्या आइडिया सोचना स्टार्ट कर दिया भाई? तो इन अमृतसर ऑन द 10th अप्रैल 2 लोकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड। अमृतसर में 2 लोकल लीडर को ब्रिटिश ने क्या किया? अरेस्ट कर लिया। ऑन द सेम डे, उसी दिन, ऑन द सेम डे, पुलिस फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन। सेम डे में ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया कि शांति पूर्वक हमारी रैली प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेसन कर रहा था, जा रहा था, उस पर क्या किया? फायर कर दिया। देन जब इस तरह का ब्रिटिश किया भारत के लोगों के साथ, तब देन द पीपल टुक एक्शन। भारत के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, भारत के नेताओं ने क्या किया? एक्शन ले लिया। किस पर? ब्रिटिश पर। क्या? तो दे अटैक ऑन द टाउन हॉल। अटैक करना स्टार्ट कर दिए। बिल्डिंग पर, टाउन हॉल पर अटैक करना भारत के लोग स्टार्ट कर दिए। अटैक ऑन द पोस्ट ऑफिस पर अटैक करने लगे, बैंक पर अटैक करने लगे, टेलीग्राफ वायर को क्या किया गया? कट कर दिया गया। अटैक ऑन द रेलवे स्टेशन पर अटैक करने लगे। इस तरह की गतिविधि भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। किसको बढ़ाने के लिए? रॉलेट सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए और ब्रिटिश को दबाने के लिए। देन तब क्या किया? ब्रिटिश भी चुप नहीं फिर बैठ रहा है। देन ब्रिटिश इम्पोज द न्यू लॉज एज अ मार्शल लॉ। तब ब्रिटिश ने क्या किया? एक नया लॉ ला दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को दूसरे शब्दों में ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक, काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। और इसका हेड कौन था मार्शल लॉ का? तो मार्शल लॉ का हेड था जनरल डायर। जनरल डायर, यानी मार्शल लॉ लाने वाला कौन था? जनरल डायर था। इसमें क्या होता था भाई? मार्शल लॉ क्या था? तो कह रहा है कि ना, मार्शल लॉ में क्या था कि आर्मी कंट्रोल पावर इन द प्लेस ऑफ द लोकल पुलिस। मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्शल लॉ के तहत जो लोकल पुलिस हुआ करते थे, उसके जगह पर आर्मी उस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता था। और जब आर्मी कंट्रोल कर लेता था तो कोई भी गतिविधि किया जाता था भारत के लोगों के द्वारा, भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, भारत के नेताओं के द्वारा, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी मार्शल लॉ एक इमरजेंसी सिचुएशन लागू कर दिया। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब है कि 4 से अधिक या 5 लोग एक जगह गैदर्ड होकर कोई बात करते हैं ग्रुप में, तो वैसे लोगों को क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। वैसा ही सिचुएशन मार्शल लॉ में देखने को मिल रहा था। यानी मार्शल लॉ क्या था? तो इन मार्शल लॉ आर्मी कंट्रोल पावर इन अ प्लेस ऑफ लोकल पुलिस इन इमरजेंसी सिचुएशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन इंसिडेंट सा इन अमृतसर। जब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया ब्रिटिश जनरल डायर ने, तो एक इंसिडेंट देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला? अमृतसर में। क्या देखने को मिला भाई? तो कह रहा है कि ऑन 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग इंसिडेंट देखने को मिला।
ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला मैसेकर घटना देखने को मिला। क्या हुआ उसमें? पीपल डिड नॉट नो अबाउट द मार्शल लॉ बीइंग इम्पोज। बहुत सारे जो लोग थे वो नहीं जान रहे थे कि मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है, इसके बारे में कोई उनको जानकारी नहीं थी। दे हैव कम फॉर द बैसाखी मेला। बैसाखी मेला देखने के लिए गांवों से भी लोग गए थे। एंड अदर टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जालियांवाले बाग में जो बैसाखी के मेला देखने के लिए लोग तो गए ही थे, कुछ भारत के क्रांतिकारी भी वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट को मीटिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए। तब क्या हुआ? जब ये बात पता चला किसको? जनरल डायर को। जनरल डायर को, देन जनरल डायर केम, जब पता चला देन केम एंड गिव द ऑर्डर हिज ट्रूप्स, अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया भाई? टू क्लोज द बोथ गेट। दो गेट थे उसमें, जालियांवाले बाग में कितने गेट्स थे? दो गेट्स थे, दो गेट थे। ओपन फायर, जनरल डायर ने क्या किया? ओपन फायर करने का आदेश दे दिया। एंड इनोसेंट अनआर्म्ड क्राउड, निहत्था लोग थे, उनके पास कोई औजार नहीं था, निर्दोष व्यक्ति थे, उस पर फायर करवा दिया। कौन? जनरल डायर ने। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट 100 ऑफ पीपल डाइड, और सैकड़ों लोग मारे गए। तब क्या हुआ? जब उस तरह की घटना हो गई, आफ्टर दिस इवेंट ऑफ द जालियांवाला बाग, पीपल वेयर वेरी एंग्री ऑन द ब्रिटिश। भारत के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। देन पीपल स्टार्ट इन इंडिया, भारत के लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, फाइटिंग विद द पुलिस, पुलिस के साथ झड़प होने लगी। अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए लोग, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन स्टार्ट, ब्रिटिश भी नहीं बैठ रहा है और भारत के लोग भी नहीं बैठ रहे हैं। देश देखिए कैसे आजाद हुआ है हमारा। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन स्टार्ट, क्या करने लगा ब्रिटिश? कर्फ्यू वाज इम्पोर्ट फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए कर्फ्यू घोषित कर दिया गया देश में। ह्यूमिलिएट टेरराइजिंग पीपल, लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया। कौन? ब्रिटिश। पीपल वेयर बीटेन, लोगों को बिना मतलब के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश। विलेजेस वेयर बम, गांवों में बम फेंकने लगा। कौन? ब्रिटिशर्स। आफ्टर दिस इवेंट्स देन गांधी जी गॉट अपसेट। जब इस तरह का रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था तो इस तरह की घटना देखने को मिला, तो गांधी जी ने, जब ब्रिटिश के द्वारा इस तरह का एक्शन लिया जाने लगा, तब गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए टू दिस वाइड स्प्रेड वायलेंस, और हर जगह हिंसा होना स्टार्ट हो गया। फाइनली गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ टू विथड्रॉ द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल 1990। तब गांधी जी ने फाइनल डिसीजन लिया कि रॉलेट सत्याग्रह को क्या किया जाए, नेशन वाइड सत्याग्रह को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तब इन्होंने रोक दिया। इसका कुछ लिमिटेशन है रॉलेट सत्याग्रह का। क्या है लिमिटेशन? तो रॉलेट सत्याग्रह वाज वाइड स्प्रेड मूवमेंट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये नेशन वाइड सत्याग्रह था। बट इसकी एक कमियां थी। क्या कमियां थी? बट रॉलेट सत्याग्रह वाज लिमिटेड टू टाउन एंड सिटीज, ये केवल शहर में ही ज़्यादा स्प्रेड किया, गांवों तक नहीं पहुंच पाया था रॉलेट सत्याग्रह। नाउ गांधी जी थॉट अबाउट ब्रॉड मूवमेंट। तब गांधी जी ने सोचा, गांधी जी बड़ी सातिर दिमाग के पुरुष थे, बहुत विस्फोफड़ा थे। उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा वाला मूवमेंट करना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रॉड मूवमेंट विद हिंदू एंड मुस्लिम विल नॉट यूनाइट कम टुगेदर। उन्होंने सोचा कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम बड़ा वाला आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तब क्या हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है।
उन्होंने क्या सोचा। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बने गए इस टॉपिक से हम लोग जो अभी बात किए कि हु वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन पीपल, हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन पीपल ने किस तरह से रॉलेट एक्ट को अपोज किया। आप इसमें देखें, आप सुने, नोट्स के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, उसकी भी हम लोग चर्चा किए इसमें। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द मूवमेंट। अब कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को, रॉलेट सत्याग्रही को रोकने के लिए कौन कौन से सिस्टम एडॉप्ट किया। व्हाट वाज द फुल आउट ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। अब कह रहा है कि खिलाफत इशू क्या था। खिलाफत इशू एक टॉपिक है हम लोग का, खिलाफत इशू। तो हम देखते हैं कि खिलाफत इशू फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हो रहा था, ठीक है, भारत सहित दुनिया भर के जो मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता माना था, गुरु मानता था, जिसे खलीफा कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन किया था। किसको साथ दिया था? तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन किया था। तो हुआ क्या भाई खिलाफत इशू में? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें जर्मनी क्या हो गया? हार हो गया, ठीक है, हार हो गया। और जो हमारा तुर्की था, जिसको हम लोग तुर्की बोलते हैं, तुर्की आजकल न्यू नेम हो गया इसका, तुर्की। तो तुर्की उस समय, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज के द्वारा एक ट्रीटी साइन करने के लिए बोला गया। क्या? उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ द सॉवरेन। ट्रीटी ऑफ द सॉवरेन, ट्रीटी ऑफ सॉवरेन किसके द्वारा कहा गया? बताइए, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रीटी साइन करने के लिए कहा गया तुर्की के साथ भी। उसमें क्या हुआ कि तुर्की, जैसे एक र्यूमर फैल गया, क्या कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंटोमन जो टर्की है वो डिफीटेड हो गया है। र्यूमर फैल गया कि अब क्या होगा, खलीफा जो थे वो खलीफा का पावर जो है, टेम्पोरल पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। खलीफा कौन होते हैं? तो खलीफा क्या थे? मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता, गुरु मानता था, जिसे खलीफा कहा जाता था। तो ट्रीटी साइन होने के कारण उनका जो टेम्पोरल पावर था वो खत्म हो जाता। उसी के बचाव के लिए लोगों ने आवाज उठाया, भारत के मुसलमानों ने। क्या है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसको हम लोग चर्चा करें। कह रहा कि भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस समझ के साथ सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा के हाथों में होंगे। ये इसलिए भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार का समर्थन किया था कि तुर्क साम्राज्य का जो पवित्र स्थान है वो खलीफा के हाथों में ही होंगे, वो अंग्रेज उससे नहीं छीनेगा। लेकिन यहाँ क्या किया? ट्रीटी ऑफ सॉवरेन साइन करके वहाँ के खलीफा को क्या कर दिया? हटा दिया गया। हालांकि युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया, तुर्की को बांट दिया गया, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया ट्रीटी ऑफ सॉवरेन करके। इससे मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने इस खलीफा के अपमान के रूप में लिया। कह रहे अंग्रेज तो हमारे खलीफा को क्या किया? अपमान कर दिया। तो भारत के जो मुसलमान थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ था। 1919 के शुरुआत में अली भाइयों ने, अली ब्रदर्स ने
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। इसीलिए क्या किया गया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसके द्वारा, अली ब्रदर्स, लाइक अली एंड शौकत अली। यही दो लोग नहीं थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, अजमल खान भी थे, हसरत मोहानी भी थे। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था, गांधी जी को नियुक्त किया गया था। नवंबर 1919 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था और ब्रिटिश सामानों का जब ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना दिया गया तो उसमें क्या क्या किया गया भाई, इसमें शपथ लिया गया। क्या किया गया, बोला कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का मेन पर्पस है क्या करना, टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर, खिलाफत के टेम्पोरल पावर को क्या करना, बचाना। इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया था। दूसरा, इस कमेटी के तहत, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के तहत ये भी डिसाइड किया गया लीडर के द्वारा कि वी विल बाइकट द फॉरेन गुड्स, हम फॉरेन गुड्स का बाइकट करेंगे। उतना ही नहीं, हम ब्रिटिश को अब कॉपरेट नहीं करेंगे, ये भी इसमें डिसाइड किया गया। गांधी जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी। इस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी थे। भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों से मांग की, क्या की, कि मुसलमान के धार्मिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बाइकट करेंगे ब्रिटिश गुड्स को, नॉट टू बी कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, हम ब्रिटिश के साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये था खिलाफत इशू। अगर आपसे कोई पूछे कि खिलाफत इशू क्या है, तो खिलाफत इशू जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में टर्की का क्या हो गया था, हार होने के कारण जो वहाँ के खलीफा थे उनके पावर को छीन लिया गया था, जिसके कारण पूरे विश्व के मुसलमान एकजुट होकर आवाज़ उठाए थे कि उनके टेम्पोरल पावर को डिफेंड नहीं किया जाए, टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स। ठीक है, तो ये था हमारा खिलाफत इशू। अब कह रहा है कि क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, हु लॉन्च एंड व्हाई लॉन्च। कह रहा है कि खिलाफत जो मूवमेंट था इंडिया का, डिस्क्राइब कीजिए कि कौन इसको लॉन्च किया था। तो अली ब्रदर्स ने किया था। क्यों किया था, अगर आपसे पूछ दे क्यों किया गया था, तो टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर। They decided by leader boycott the British goods and not to be cooperate the British. इसके लिए किया गया था। ठीक है, और ये कहां पर बनाया गया था, तो टू डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए खिलाफत कमेटी बनाया गया था। कहां, बम्बे में। कहां, बम्बे में। किसके द्वारा, बाय यंग ब्रदर्स लाइक अली एंड शौकत अली, इज ऑल्सो नोन एज द अली ब्रदर्स। और जिसमें एक और मैं नाम रखा था, दो लोगों का नाम रखा था, उसमें किनका नाम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी भी शामिल थे। ठीक है, तो ये आंसर लिखेंगे हम लोग इसमें। अब कह रहा है कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन बाय गांधी जी थॉट अबाउट। गांधी जी ने सोचा, क्या सोचा, इन हिज बुक, उनका एक बुक है हिंद स्वराज, उन्होंने एक बुक लिखा है हिंद स्वराज, 1909 में लिखे थे गांधी जी ने। और डिक्लेयर दैट, उसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। उस हिंद स्वराज में गांधी जी के बुक जो है हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। और उस बुक में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए, ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। उन्होंने लिखा कि अगर भारत में ब्रिटिश रूल कायम है तो उसका मेन वजह क्या है, भारत के लोगों ने सहयोग किया है। किसको, ब्रिटिश को। इसलिए भारत में
ब्रिटिश का सरकार है और ब्रिटिश का रूल है, एंड हैड कंटिन्यू ऑफ देयर कोऑपरेशन, अगर ऐसा कोऑपरेशन रहा तो ये कभी भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इफ द इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूल विल एंड विद इन अ ईयर, स्वराज वुड कम। ये भी बात कहते हैं कि अगर आप स्वराज लाना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटिश का सहयोग करना बंद करना होगा, सहयोग मत करिए। किसने कहा? गांधी जी ने। तब उन्होंने सोचा, ही थॉट दैट कि नॉन कोऑपरेशन नीडेड, इसलिए असहयोग की बात सोचे कि जब तक हम लोग उसको असहयोग नहीं करेंगे तब तक यहाँ से ब्रिटिश जाने वाले नहीं हैं। गांधी जी सजेस्टेड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन, तब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सजेस्ट किया लोगों को। क्या किया भाई? तो गांधी जी सजेस्टेड दैट, नॉन कोऑपरेशन के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? तो मूवमेंट शुड बी कैरिड आउट इन अ स्टेज। किस तरह से? प्रपोजल मेड बाय गांधी जी। बोले कि सबसे पहले अगर आप ब्रिटिश को भारत से भगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेट कर, उसको करना छोड़ना होगा। तो प्रपोजल क्या रखें गांधी जी ने कि नॉन कोऑपरेशन का सिस्टम को अपनाइए। इन द फर्स्ट स्टेज में कहें कि सरेंडर द टाइटल्स, जो भी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टाइटल दिया गया था, ठीक है, पोस्ट दिया गया था, ऑनर उपाधि मिला था, सबको वापस करो। सब वापस करना स्टार्ट कर दिए। बोले कि हमको अब नहीं चाहिए इस तरह का कोई भी ऑनर और कोई भी टाइटल्स और कोई भी पोस्ट। नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए ये लोग। सेकेंड स्टेज में क्या बोले? इंक्लूडिंग द बाइकआउट द सिविल सर्विसेज, जितने सारे सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, आर्मी में जो बहाल हैं वो सब छोड़ना स्टार्ट कर दिए अपना पोस्ट। पुलिस में जो लोग थे वो काम करना बंद कर दिए, कोर्ट पर जाना छोड़ दिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिए, स्कूल से स्टूडेंट टीचर्स स्कूल जाना छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स छोड़ दिए। बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट एमएनसी, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? टू गेट अ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द देयर महात्मा गांधी एंड द शौकत अली। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, पॉपुलर सपोर्ट था, पूरे विजिट किए थे थ्रू आउट द इंडिया, तब जाकर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल रहा था। फाइनली इन नवंबर 1920 कंप्रोमाइज was worked out and the non-cooperation program was adopted by the Congress session at the Nagpur। लेकिन कह रहा है कि कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि हम क्या हो जाएंगे, हम लोगों को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम जीत जाएंगे तो हो सकता हम अपने पॉलिसी को सरकार के सामने रख पाएंगे और नीति में बनाने में हम अपना सहयोग कर सकेंगे या हमसे पूछा जाएगा। इसीलिए इनको लग रहा था कि नॉन कोऑपरेशन लाने से हो सकता है ब्रिटिश घुसा जाए, इसीलिए कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था का, आखिर क्या था ये? तो कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च ऑन द 5 सितंबर 1920। कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पॉलिटिकल कैंपेन था, ये कब? 5 सितंबर, असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से उनके सहयोग को रद्द करना था, कि वी विल नॉट सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसका उद्देश्य उन्हें स्वशासन प्रदान करने के लिए राजी करना था। यही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन था कितना तारीख को? तो 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार
से उनके सहयोग को रद्द करना था, यानी हम अब उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कारण क्या था, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया। तो पहला है जालियांवाला बाग इंसिडेंट, लोगों को झकझोर दिया था, खिलाफत इशू और नीड फॉर द अटेंड ऑफ द स्वराज, और स्वतंत्रता की आवश्यकता के कारण स्वराज अपना पूर्ण अधिकार लेने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया, ये कारण था। क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, कौन कौन लोग इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किए थे। हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, जो हम लोग बात की हैं, आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन डिफरेंट स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन जो था अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था, वो हम लोग बात करेंगे अगला सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब विद द अदर पर्सन। थैंक यू, बाय बाय।